रांची के मोरहाबादी मैदान में 9 से 13 अक्टूबर तक जेशोभा दिवाली मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस शुभारंभ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। बता दें कि जेशोभा दिवाली मेला का यह 25वां साल है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। इस मेले में झारखंड के हैंडलूम आइटम्स, देश के अलग अलग राज्यों के बेहतरीन पोशाक और आभूषण उपलब्ध है। साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जेशोभा की अध्यक्ष प्रीति कुमार ने बताया कि इस मेले से होने वाली आय का उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए किया जाता है, जैसे कि हरमू में मूकबधिर और ब्लाइंड स्कूल के बच्चों को म्यूजिक और पेंटिंग सिखाने के लिए शिक्षक उपलब्ध कराना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे देवघर पहुंचे हैं। यहां पर वह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से पार्टी की और मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पांडे ने बताया कि चुनाव की तैयारी भी चल रही है और सीट को लेकर भी जल्द घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन पंचायत स्तर से लेकर ऊपर तक बहुत ही मजबूत है और इस बार हम उम्मीदवार भी देंगे और चुनाव भी जीतेंगे। स्तर से चल रही है, बहुत जल्द इसकी घोषणा भी हो जाएगी। और जहां तक पार्टी का सवाल है तो पार्टी अपने स्तर से इसकी तैयारी भी कर रही है और सभी राजनीतिक दल इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार अपना परचम लहराएगी। इस चुनाव में प्रस्तावित है और उसकी तैयारी भी सरकार के स्तर से। लोहरदगा जिले के नक्सल प्रभावित पेशरार थाना क्षेत्र में बीती मध्य रात पति पत्नी और एक मासूम की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत पैदा हो गई। यहां पर केकरांग बर टोली निवासी लक्ष्मण नगेसिया, पिता बुधू नगेसिया और उसकी पत्नी बिफनी नगेसिया और 8 वर्ष पुत्र रामविलास नगेसिया की निर्मम हत्या ने लोगों के बीच खौफ पैदा कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही किस्को एसडीपीओ वेदांत शंकर और पेशरार थाना प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर तमाम पहलुओं की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस आरोपियों के बारे में सुराग जुटा रही है। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके वारदात से फरार हो गए हैं। एसडीपीओ वेदांत शंकर ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि पेशरार थाना क्षेत्र अंतर्गत केकरांग बर टोली में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या किसी अज्ञात लोगों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है और पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। आरोपी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा। सूत्रों के मुताबिक हत्या के पीछे डायन बिसाही वजह बताई जा रही है। गढ़वा जिले के रंगा थाना में 2 आदिवासी चचेरी नाबालिग बहनों के साथ 3 युवकों ने गैंगरेप की ओर फरार हो गए। सभी आरोपियों ने आदिवासी लड़कियों को गांव के जंगल में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। ये लड़कियां दोस्तों के साथ घूमने गई हुई थी और लौटने में देर हो गई। बीच रास्ते में गाड़ी पर सवार लड़के इनके साथ छेड़खानी करने लगे और जबरन 2 लड़कियों को गाड़ी में बैठाकर ले गए और उनके साथ दुष्कर्म किया। रंका एसडीपीओ रोहित रंजन सिंह ने बताया कि इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धनबाद के बरमसिया मॉल गोदाम में भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर हुए विवाद में ट्रक ड्राइवर पर गोली चला दी गई है। घटना की पहचान श्रवण यादव के रूप में की गई है, जिसे गंभीर अवस्था में शहीद निर्मम महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों के अनुसार बरमसिया एफसीआई लोडिंग पॉइंट पर ट्रक मालिक भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। इसी दौरान ठेकेदार संजय सिंह का पुत्र कुणाल सिंह अपने 2 बॉक्सरों के साथ वहां पहुंचा और बिना किसी बहस के फायरिंग कर दी। गोली श्रवण यादव के दाहिने हाथ और जांघ में लगी है। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिया। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। झरिया कुसुंडा क्षेत्र के आरके अर्थ रिसोर्स आउटसोर्सिंग में काम कर रहे 130 कर्मियों को प्रबंधन द्वारा छटनी करने के विरोध में जनता श्रमिक संघ और वार्ड 37 के पार्षद शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में मजदूरों ने आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आउटसोर्सिंग का उत्पादन और डिस्पैच पूरी तरह से ठप कर दिया। पार्षद शैलेंद्र सिंह ने कहा कि जब तक स्थानीय हेल्पर और ऑपरेटर्स का नियोजन नहीं मिलेगा तब तक ट्रांसपोर्टिंग बाधित रहेगी। स्थानीय मजदूरों को 3 माह से बिना किसी नोटिस के बैठा दिया गया है, जिससे मजदूरों के सामने भूखमरी का संकट खड़ा हो गया। अगर प्रबंधन नियोजन नहीं देती है तो आंदोलन जारी रहेगा। देवघर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में संथाल परगना क्षेत्र के सीएसओ के साथ एक कंस्ट्रक्टिव
मीटिंग का आयोजन किया गया है। मीटिंग में मुख्य रूप से स्टेट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एपी सिंह, जिला पंचायती राज पदाधिकारी रणवीर सिंह के अलावा संबंधित विभाग के अधिकारी और दर्जनों संथाल परगना क्षेत्र के सीएसओ उपस्थित थे। पंचायत स्तर पर कृषि के क्षेत्र में लाभप्रद व्यवस्था को लेकर जिला स्थित पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन भी किया गया। इस दौरान मौके पर पंचायत स्तर पर कार्यरत सैकड़ों स्वयंसेवी संस्था के लोग मौके पर उपस्थित थे। वहीं मौके पर रांची से पहुंचे ट्रेनर ने लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि पंचायत से भी सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। वहीं कार्यक्रम के संबंध में स्टेट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एपी सिंह ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में जो सीएसओ हैं, जो कार्य करते हैं, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं। मसलिया के संथाल आवासीय विद्यालय मसलिया में शिक्षक विवेकानंद महतो का विदाई सम्मान समारोह ससृजन पत्रिका विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर कौशल कुमार और समस्त विद्यालय परिवार ने किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संताल परगना आयुक्त लालचंद्र डाडेल समेत कई उपस्थित रहे। सम्मान सह पत्रिका विमोचन कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। यहाँ एक शुरुआत हुई है एक परंपरा की, संथाल आवासीय विद्यालय जो कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तौर पर स्थापित किया गया है यहाँ पर। और यहाँ का माहौल और यहाँ का जो कुछ भी है, ये सब देखने से यही प्रतीत होता है कि काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं। यहाँ के शिक्षक वृंद, यहाँ की जनता और यहाँ के स्टूडेंट्स गण भी काफ़ी अधिक जागरूक हो चुके हैं। और एक ये शुरुआत एक अच्छे भविष्य का निर्माण करने के लिए बहुत ही अच्छा भविष्य का होगा बाद में, ये हम लोग महसूस कर रहे हैं इस बात को। और हम लोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, प्रशासनिक पदाधिकारियों की तरफ से और सभी की तरफ से हम लोगों का एक बहुत ही इसमें ये रहेगा, सहयोग रहेगा कि हम लोग इस मसलिया के इस स्कूल को, इस विद्यालय को हम लोग और आगे बढ़ाएं, ताकि ये और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्टूडेंट्स को। धनबाद रेलवे स्टेशन से महज 1-2 किलोमीटर की दूरी पर बना बरमसिया ओवरब्रिज इन दिनों खतरे का संकेत दे रहा है। पुल की बुनियादी दीवार कमजोर हो चुकी है और उसका गार्डवाल धीरे धीरे धंस रहा है। बारिश के बाद हालत और भी खराब हो गए। स्थानीय लोग हादसे की आशंका से डरे हुए हैं। स्थानीय लोग पुल जल्द निर्माण कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं पर जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि प्रशासन और रेलवे दोनों ही अब तक बेखबर नजर आ रहे हैं। बीते दिनों मरम्मत के लिए लगाए गए बालू भरे बोरे बारिश के कारण धीरे धीरे बह गए हैं, जिससे दीवार का निचला हिस्सा खोखला हो गया है। रात के अंधेरे में कुछ भारी वाहन ओवरब्रिज से गुजरने लगे हैं, जिसके कारण अप्रोच रोड धंस गई है और एक बड़ा गड्ढा बन गया है। पुल से गुजरने वाले वाहन चालकों और आसपास के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। गढ़वा में सोलर पावर घोटाला से संबंधित मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने मामले से संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामला साल 2020 से 2021 के बीच का है। वहीं आरोप है कि गढ़वा जिला के नगर पंचायत के बंशीधर नगर में सोलर पैनल, मास्क लाइट और फॉगिंग मशीन की आपको बता दें खरीदारी मार्केट से ऊंचे दामों पर की गई थी। वहीं 15-20 हजार की कीमत वाली सोलर पैनल की खरीदारी 84,000 में की गई थी। 20,000 की कीमत वाली फॉगिंग मशीन की खरीदारी 1,10,000 में की गई थी, जो निम्न गुणवत्ता वाले उपकरण थे। सभी उपकरणों की खरीदारी नोएडा की इग्नाइट कंपनी से की गई थी, जबकि खरीदारी बजाज महाकाल कंपनी से करना था। इससे राज्य सरकार के राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं जनहित याचिका में संबंधित विभाग के चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को पार्टी बनाया गया है। सभी अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग कर खुद को लाभ पहुंचाने के लिए मनपसंद एजेंसी से उपकरणों की खरीदारी की है। मामला है कि श्री बंशीधर पंचायत जो है, नगर पंचायत है वहाँ गढ़वा में, वहाँ पे नगर पंचायत ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि वहाँ सोलर लाइट लगेगा, करीब करोड़ों रुपए का सोलर लाइट परचेज हुआ। जो मार्केट रेट है 80,000, उसके बदले जो है 2,80,000 में परचेज हुआ। इसका लेकर के इंक्वायरी सेटअप हुआ। 3 मेंबर्स एक इंक्वायरी कमेटी बनी, 3-4 लोगों की। इंक्वायरी रिपोर्ट आया, उसमें बताया गया कि ये एलिगेशन जो लगा रहे थे पिटिशनर रामचंद्र केसरी जी, वो प्रूव्ड है। उसके बाद से एक लेटर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने
हेल्थ डिपार्टमेंट ने, उन्होंने इशू किया वहाँ के लोकल अथॉरिटी को इस पर एक्शन लेने के लिए, कि नहीं लिया। इस पर आज जो है हम लोगों ने जब जनहित याचिका दायर की है तो उस पर आज सुनवाई थी। कोर्ट ने कहा कि इस पे आप एफिडेविट फाइल कीजिए कि जो एलिगेशन प्रूव्ड है उस पर क्या कार्रवाई किए, और इसको अगले सुनवाई के लिए रखा गया है नवंबर। मामला झारखंड में भूमि सर्वे को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। राज्य सरकार ने कोर्ट को केरल और कर्नाटक की सर्वे तकनीकी प्रशिक्षण का स्टेटस रिपोर्ट सौंपा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। वहीं सर्वे के लिए तकनीकी प्रशिक्षण लेने के लिए टीम कर्नाटक और केरल गई थी। इसके बाद स्टेटस रिपोर्ट को राज्य सरकार ने कोर्ट को सौंपा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अमीन और तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति के साथ पुरानी तकनीक को बदलकर सर्वे के काम तेजी लाने का निर्देश दिया था। दरअसल राज्य में 1932 में लैंड सर्वे हुआ था, जिसके बाद 1975 में सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही जिलों में लैंड सर्वे पूरा हुआ था। बाकी अन्य जिलों में अभी तक लैंड सर्वे का काम अधूरा है, जिसे लेकर प्रार्थी गोकुल चंद ने जनहित याचिका के माध्यम से झारखंड के सभी जिलों में सर्वे कराने को कहा है, ताकि जमीन की हेराफेरी पर रोक लग सके। तो लास्ट ओकेजन पे क्या हुआ था कि जब मैटर टेकअप हुआ था तो कोर्ट ने ये बोला था कि आपकी जो टीम है, जो 3 मैन कमेटी जो है वो बनी थी और वो केरल और कर्नाटका गई थी ये इंस्पेक्शन करने के लिए और वहाँ की टेक्निकलिटीज़ को लैंड सर्वे से रिलेटेड समझने के लिए और जानने के लिए। तो वो क्या रिपोर्ट उन्होंने जमा किया है अपने डिपार्टमेंट में, वो रिपोर्ट को मांगा गया था लास्ट ओकेजन पे। तो आज वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट किया गया सील्ड कवर में। उस रिपोर्ट को कोर्ट में देखा गया। कोर्ट में देखने के बाद ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ने ये बोला कि इस रिपोर्ट को सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द पिटिशनर जो है उनको ये प्रोवाइड कराया जाए और हमें उस रिपोर्ट को फिर एग्जामिन करेंगे। कोर्ट भी उस रिपोर्ट को एग्जामिन करेगी और फिर अगले डेट पे हम उसको अकॉर्डिंगली ये चीज़ देखेंगे कि उसमें क्या रिपोर्ट में क्या सबमिशन हुआ है, क्या टेक्निकलिटीज़ की बात की गई है और क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात की गई है, जो कि स्टेट ऑफ झारखंड अपने प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करके लैंड सर्वे को और एक्सपीडिएट करने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट डेट 11 दिसंबर की है। मामला लैंड सर्वे से रिलेटेड है क्योंकि झारखंड में जो लैंड सर्वे है स्टेट गवर्नमेंट के एडमिशन के अनुसार अप्रॉक्सीमेटली 1975 में ही स्टार्ट हो गया था और वो आज तक ऑनगोइंग है, कंक्लूड नहीं हो पाया है। लगभग 50 साल बीत चुके हैं। तो हमने एक जनहित याचिका दायर की ये कहते हुए कि जो ये सर्वे है ये जल्द से जल्द कंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि हमारे अनुसार कुछ जिलों में ये कंप्लीट हो चुका है। पहले भी काउंटर एफिडेविट्स फाइल किए गए थे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें बोला गया था कि ये ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कंक्लूजन है, एक एफिडेविट में ये बोला गया है। बट रिसेंटली लास्ट 3-4 ओकेजन से 5-6 महीने से ये बात बार बार बोली जा रही है कि अब जो है वो अपने टेक्नोलॉजिकल जो प्रोसेसेस को है उसको एडवांस करने के लिए उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि ये सर्वे जल्द से जल्द कंक्लूड हो पाए। कोर्ट ने आज मौखिक रूप से ये भी बोला है कि आपको ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिहार में ही देखिए, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही क्विक तरीके से और बहुत ही मतलब सटीक तरीके से जो सर्वे है वो अच्छे से कंक्लूड किया जा रहा है। लोग भाग कर अपने रिपोर्ट को वहाँ पे करवाने के लिए आ रहे हैं, विदेश से भी लोग आ रहे हैं। तो आप ज़्यादा दूर नहीं देख के आप स्टेट ऑफ बिहार का प्रोसेस को भी इम्प्लीमेंट कर देंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये क्योंकि एकदम पब्लिक एट लार्ज, नॉट जस्ट पब्लिक बट ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट के लोगों को भी पूरे प्रोसेस को समझने में और क्या क्या ज़मीन को का घोटाला हुआ है, क्या गड़बड़ी हुई है, क्या किसके नाम से रिकॉर्ड है, उसको समझने में, जानने में आसानी होगी। इसलिए इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इसको जल्द से जल्द इस प्रोसेस को कंक्लूड करने की ज़रूरत है। राहुल गांधी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी से संबंधित मानहानि मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने रिविजनल ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया है, साथ ही समन के आदेश को रद्द करते हुए फ्रेश ऑर्डर के लिए वापस कर दिया गया है। आपको बता दें, और सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन को भी कुवैश कर दिया गया है। वहीं हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ओर से चाईबासा एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट से जारी की गई समन को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। बता दें कि चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था। वहीं 2 जून को राहुल गांधी ने कोर्ट द्वारा जारी उस आदेश को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं इस केस में 6 अगस्त 2025 को कोर्ट में सरेंडर कर अग्रिम जमानत दी है। भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट
में केस दर्ज कराया था। मार्च 2018 में कांग्रेस के महाधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। उस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे, जिसके बाद अमित शाह पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर रांची और चाईबासा में केस किया गया था। ये मामला था, ये 2018 का मामला था। राहुल गांधी जी पे एक कंप्लेंट फाइल किया गया था कि उन्होंने अपने भाषण में, एक कांग्रेस के सेशन के दौरान अपने भाषण में तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे एक टिप्पणी की थी, जिसे पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए। पहले उस केस को लंदन मजिस्ट्रेट के द्वारा खारिज कर दिया गया था, कंप्लेंट को। उसके बाद कंप्लेनेंट उसमें लंदन सेशन कोर्ट में क्रिमिनल डिवीज़न फाइल किए थे। क्रिमिनल डिवीज़न में ये ऑब्जर्वेशन देते हुए कि प्राइमा फेसी केस मेड आउट होता है और उसको रिमांड बैक कर दिया गया था लंदन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में फिर से ऑर्डर पास करने के लिए। और उसके बेसिस पे लंदन मजिस्ट्रेट के द्वारा अपराध का संज्ञान ले लिया गया था और राहुल गांधी जी को समन किया गया था केस में अपीयर करने के लिए। हमने उस कॉग्निजेंस ऑर्डर को, लंदन सेशन कोर्ट के रिविजनल ऑर्डर को और जो इस केस में समन होने के बाद राहुल जी उपस्थित हुए थे माननीय न्यायालय के सामने, उसके बाद सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन एक्सप्लेन किया गया था। तीनों ऑर्डर को हमने चैलेंज किया था। आज सुनवाई हुई उस केस में और ऑनरेबल कोर्ट ने उस रिविजनल ऑर्डर को मॉडिफाई किया टू द एक्सटेंट कि रिविजनल कोर्ट सिर्फ फर्दर इंक्वायरी के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं, बल्कि और कुछ संज्ञान लेने के लिए नहीं बोल सकते हैं। इस बेसिस पे मॉडिफाई करते हुए जो कॉग्निजेंस ऑर्डर था उसे क्वाश कर दिया गया और सब्सटेंस ऑफ एक्यूजिशन का जो ऑर्डर था उसे भी क्वाश करके उसे लंदन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में रिमांड बैक कर दिया गया है कि इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर से फर्दर इंक्वायरी करते हुए इसमें एक लीगली एक फ्रेश ऑर्डर पास। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा विभिन्न राज्य के बार काउंसिल के सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव के नामांकन शुल्क पर विवाद शुरू हो गया है। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता धीरज कुमार ने परिषद द्वारा नामांकन शुल्क को 10,000 से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए किए जाने के फैसले को चुनौती दी है, जहां उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस बढ़ोतरी को अनुचित ठहराया है। धीरज कुमार का कहना है कि इतनी बड़ी राशि आम अधिवक्ताओं को चुनाव प्रक्रिया से दूर कर देगी और इससे पूंजीवादी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कोर्ट से इस निर्णय पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उनको राशि अधिक देनी पड़ रही है, उसको लेकर नहीं, अभी ऐसा है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी जो स्टेट बार काउंसिल्स के जो चुनाव होने हैं वहाँ नॉमिनेशन का जो फी है पहले 10,000 रुपया और वो रिफंडेबल हुआ करता था और अभी उसको 1,25,000 कर दिया गया है, जो कि और वो भी नॉन रिफंडेबल। तो कहीं से भी ये तर्क संगत नहीं लगता है, या उचित नहीं लग रहा है। ये पूरी तरह से अनुचित है और आम अधिवक्ता जो चुनाव में प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं वो आम अधिवक्ताओं के लिए ये बहुत दूर हो गया। आम चुनाव में भाग लेना सभी अधिवक्ताओं का अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है और उस अधिकार का ये हनन है एक तरह से। चूंकि इससे हमको लगता है कि मेरा मानना है कि इसमें पूंजीवादी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। अब 1,25,000 नॉमिनेशन शुल्क रहेगा तो आम अधिवक्ता तो इससे लड़ने से वंचित हो जाएंगे, वो चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसी स्थिति में आज हम झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर किए हैं और हमने मांग किया है कि इसको पूर्व की भांति यथावत किया जाए। 10,000 रुपया जो नॉमिनेशन शुल्क लगता था वो लिया जाए और उसमें भी रिफंडेबल का एक लगा हुआ था कि रिफंडेबल है, अगर आप उस चुनाव में भाग लेते हैं तो जीतने या हारने वाले भी जो एक इसमें कट ऑफ मार्क होता है उससे ऊपर अगर होते हैं तो उनको वो रकम वापस कर।
नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति ने प्रेस वार्ता किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि तीसरा दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अगले वर्ष कमियों को दूर किया जाएगा। सभी कॉलेजों में नियमित कक्षाएं होंगी। जो शिक्षक समय पर क्लास नहीं लेंगे और बायोमेट्रिक थंब से उपस्थिति दर्ज नहीं करेंगे, उनका वेतन रोक दिया जाएगा। सभी गोल्ड मेडलिस्ट छात्र छात्राओं को उनकी योग्यता अनुसार एनपीयू के में ही नौकरी दी जाएगी। इसी वर्ष दिसंबर में छात्र चुनाव कराने की योजना भी है। इस संबंध में छात्र संगठनों से बैठक कर ड्राफ्ट मिलने के बाद आगे की तैयारी होगी। सभी कॉलेजों को अच्छी शिक्षा, समय पर नामांकन और परीक्षाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। राजभवन से निर्देश भी थर्ड कन्वोकेशन में एक तो ये रहा, जो हमारे विगत 2 कन्वोकेशन हुए हैं उनसे ज्यादा हमारे डिग्री धारक थे। दूसरी चीज ये रही, इस बार हम लोगों ने गोल्ड मेडल के अलावा, गोल्ड मेडल तो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय जी ने सारे विद्यार्थियों को दिया, और हम लोगों ने डिग्री जो है सारे विद्यार्थियों को डायस से दिया। ये हम लोग नई प्रथा स्टार्ट किए। और जो हमारे पंडाल का अरेंजमेंट था वो काफ़ी अच्छा सिस्टमेटिक रहा और शांति से सारे कार्य निपट गए। व्यवस्था के तौर पे जो पंडाल का था वो हम लोगों के पैरामीटर के हिसाब से अच्छा रहा, और जो रिफ्रेशमेंट की व्यवस्थाएं थी, हर साल जो ये होते थे एक ही काउंटर रहता था। इस बार हम लोगों ने छात्र छात्राओं के लिए एक काउंटर बना दिए थे, सिक्योरिटी सिस्टम के लिए एक काउंटर, और जो भी हमारे अतिथि लोग थे उनके लिए। गुमला उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में आज जिला स्तरीय समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिले के 15 से अधिक विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया है और विभिन्न योजनाओं, निर्माण कार्य और जल कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। वहीं उपायुक्त ने सभी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करने और लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं उपायुक्त ने एचएससी केंद्रों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि सभी अंचल अधिकारी 48 घंटे के अंदर भूमि की पहचान सुनिश्चित करें। वहीं सिविल सर्जन को सभी सीओ को से प्राप्त रिपोर्ट को संकलित कर 2 दिनों के भीतर जिला स्तर पर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। रांची के कांग्रेस भवन में आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कांग्रेस के नेताओं के साथ नवनियुक्त जिला अध्यक्ष और ऑब्जर्वर भी मौजूद रहे। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि जिला अध्यक्ष और ऑब्जर्वर के साथ एक बैठक रखी गई और इस बैठक में 3 से 4 महीने के अंदर कौन से मुद्दे पर फोकस करना है, इसको लेकर चर्चा हुई है। हर एक जिले में वोट चोर गद्दी छोड़ के हस्ताक्षर अभियान मजबूत करना है, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए। वहीं हर एक पंचायती में ग्राम पंचायत गठित हुआ है, उस पंचायत में जाकर इस मुद्दे पर बात रखकर हस्ताक्षर अभियान को मजबूती देना है। उन्होंने कहा कि पहली बार कांग्रेस पार्टी में जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नए तरीके से हुई है, जिसमें एआईसीसी के सीनियर मेंबर आए थे और सभी के सुझाव लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर्स के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। वो मीटिंग में नेक्स्ट 3-4 महीने में कौन सा मुद्दे पर जिला कांग्रेस कमिटीज फोकस करना, ये सभी मुद्दे पर बात हुआ। हर एक जिले में वोट चोरी गद्दी चोर ये हस्ताक्षर अभियान बहुत एक्टिवली करने के लिए स्पष्ट रूप से हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर्स को हम गाइडलाइंस दिया। और बैठक में जो भी हमारे प्रदेश के कार्यक्रम हैं, आईसीसी के कार्यक्रम हैं, उन सारे कार्यक्रमों से संगठन सृजन के तहत और ख़ास करके वोट चोर गद्दी छोड़ का हस्ताक्षर अभियान, इन सारे बातों से अवगत कराया गया। साथ ही साथ यह नया प्रयोग पहली बार हुआ है। लंबे अरसे के बाद एआईसीसी से पर्यवेक्षक भेज करके
एक सप्ताह 10 दिन रह करके विभिन्न लोगों से विचार लेने के पश्चात जो एआईसीसी के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा उनके अनुमोदन के पश्चात जो डिक्लेयर किया गया, कुछ जहां जहां इस तरह की बातें हैं वे लोग पार्टी फोरम में, जैसे प्रभारी के पास आके, हमारे पास आकर के वे लोग अपनी बातों को सब प्रभारी के पास रखते हैं। जहां भी हम लोग पेसा नियमावली मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर रोक 30 अक्टूबर तक जारी रखा है। पेसा नियमावली लागू नहीं किए जाने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से कोर्ट से समय देने का आग्रह करते हुए कहा गया कि पेसा नियमावली को लेकर 17 विभागों में मंतव्य मांगा गया था, जिसमें से 5 विभाग से अभी भी मंतव्य नहीं मिला है। मंतव्य मिलने के बाद नियमावली को कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही नियमावली लागू कर दी जाएगी। महाधिवक्ता ने कोर्ट से समय देने का आग्रह किया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर की निर्धारित की है। पेसा रूल्स को लागू करने के लिए, झारखंड राज्य में लागू करने के लिए झारखंड हाईकोर्ट का आदेश था। आदेश होने के 14 महीने के बावजूद इस पे कोई रूल्स अभी तक नहीं लागू हुआ। नहीं लागू होने के कारण कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स झारखंड हाईकोर्ट में चल रही थी, जिसकी आज सुनवाई थी। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में महाधिवक्ता भी मौजूद थे। उन्होंने ये कहा है कि पेसा रूल्स का ड्राफ्ट अब तैयार है और कुछ विभागों का मंतव्य प्राप्त हुआ है और कुछ विभागों का मंतव्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने समय की मांग की और इसीलिए जो प्रोसीडिंग्स आज जो हुई उसके बाद 30 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। बाकी बालू घाटों की जो नीलामी थी उस पे जो स्टे मिला था वो अभी भी बरकरार है और वो निलंबित नहीं की गई है।